नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सर्वे स्टेडियम हाथी बड़कला देहरादून में पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम धामी ने राज्य में 60 मोबाइल पशु चिकित्सालय इकाइयों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने गोट वैली योजना का शुभारंभ किया और नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना के अंतर्गत पशुलोक ऋषिकेश में हीफर फायरिंग फर्म का लोकार्पण भी किया गया। वहीं सीएम ने इस अवसर पर घोषणा करते हुए कहा कि पशु चिकित्सकों को एनपीए दिए जाएंगे। राज्य में पशुओं की आर्टिफिशियल ह्यूमैनिटी सेक्स सीएम को बढ़ावा भी दिया जाएगा। आदर्श संस्था द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में हम सब लोगों को, जिन्होंने बहुत ही सारगर्मी, बहुत पाथे और मार्गदर्शन, और जिनके मुख में हमेशा सरस्वती का वास रहता है। मैं तो जब भी उनको बोलते हुए देखता हूँ, सुनता हूँ, तो ऐसा लगता है कि वो बोलते ही रहे और हम सुनते ही रहे। पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी, हमारे आदरणीय भट्ट जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय एवं जुझारू विधायक, आदरणीय ब्रजभूषण गैरोला जी, जिनके साथ मेरा बहुत पुराना 25 साल पुराना हमारा संबंध रहा है। हमारे इस संस्था की अध्यक्ष बहन नासा कोठारी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सीडीओ साहब, हमारे डीएफओ साहब, करण बोरा जी, पूज्य संतगण आए हुए हमारे सभी बीएसएफ के हमारे नेगी जी एवं पूरी टीम, उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों और स्कूल के मेरे सभी प्रिय और प्यारे छात्र छात्राओं, बेटे और बेटियां, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आदर्श संस्था डोईवाला को बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो बहुत ही, अभी जैसा पूज्य स्वामी जी कह रहे थे, हरिचेतनानंद जी कह रहे थे कि लगातार गरीबों के लिए, समाज में दबे कुचले लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं, उनकी सहायता के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं उनके प्रयास की बहुत सराहना करता हूं, बहुत उनको बधाई देता हूं। आज इतना शानदार कार्यक्रम और यहाँ का दृश्य, दो चीजें मैं कभी भी मिस नहीं करना चाहता। एक तो कोई सेना से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हो, अर्धसैनिक बलों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हो, मैं कोशिश करता हूं कि मैं उस कार्यक्रम में जरूर पहुंचूं। जितनी भी व्यस्तता हो उसके बावजूद भी अपना समय बनाने की कोशिश करता हूं, निकालने की कोशिश करता हूं, कट-छट करता हूं, लेकिन मैं पहुंचता हूं, क्योंकि मैं एक सैनिक का बेटा हूं और सेना को मैंने नजदीक से देखा है। सैनिकों की पूरे उनकी दिनचर्या को, उनके जीवन को, उनके परिवार को भली भांति मैंने देखा है और मैं जानता हूं जब हम सब लोग उनके बीच में पहुंचते हैं तो एक नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार होता है। उसी प्रकार से दूसरा कार्यक्रम कोई भी छात्र या छात्राओं के बीच में होता है, हमारे बेटे बेटियों के बीच में कोई कार्यक्रम होता है, मैं कोशिश करता हूं कि उस कार्यक्रम में भी मैं जरूर पहुंचूं। और आज बड़ा संयोग है, जहां 4 माह बाद, 8 माह बाद पूज्य स्वामी जी से उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहीं बहन आशा जी ने यहाँ पर एक ऐसा दृश्य जहां हमारी मातृशक्ति भी दिख रही है, बड़े बुजुर्ग भी दिख रहे हैं, हमारे सेना के लोग भी दिख रहे हैं, सेना की ड्रेस में, सेना की यूनिफॉर्म में, और हमारे बेटे बेटियां भी दिख रहे हैं। सोने पे सुहागा,
यहाँ पर सबका इतना शानदार मिलन यहाँ पर हो रहा है। और मैं सच बताऊं तो आज तो मैं बिल्कुल यहाँ आ ही नहीं सकता था। अब 12 बज गया और स्वामी जी का आदेश हुआ कि कोई बात नहीं, 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाओ, लेकिन स्वामी जी लगता है मैं आधा घंटा लेट हो जाऊंगा कम से कम। और मैंने तय किया है, एक चीज मैंने जो अपने प्यारे प्यारे बच्चों से भी मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में जाएं, और अनुशासन किसी के ऊपर से बनाने से नहीं बनेगा जब तक कि 100 अनुशासन नहीं होगा। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को राज्य सचिवालय में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में इस बैठक में 26 मामले आए, जिसमें एक मामला छोड़कर 25 मामलों पर प्रस्ताव पास किया गया। इस दौरान धर्मांतरण का कानून सख्त करने के फैसले भी लिए गए। अब उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून गैर जमानती हुआ और इसमें 10 साल की सजा होगी। धामी कैबिनेट में 25 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट करने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दी गई। आपको बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने को लेकर लंबे समय से मांग चल रही थी। मेरे विभाग में 2 प्रमुख जो हम मुद्दे लेके आए थे कैबिनेट में, एक स्किल डेवलपमेंट का था, सेवा योजना विभाग का, जिसमें हमने जो पेमेंट प्लान है स्किल डेवलपमेंट, जो हम ट्रेनिंग देते हैं, जो हम अपने टीपीज को और अपने ऑर्गेनाइजर्स को हम पेमेंट करते हैं, उनके स्लैब में हमने कुछ चेंजेस किए हैं। बहुत बार उत्तराखंड में ये शिकायत आई जब मैंने मंत्रालय संभाला कि जो बाहर की कंपनीज हैं वो पहले किस्त और दूसरी किस्त लेने के बाद वो भाग जाते हैं, लोगों को नौकरी नहीं लगाते और आखिरी किस्त छोड़ के भाग जाते हैं। तो हमने उन स्लैब में चेंजेस किए। पहले हम 3 स्लैबों में पैसा देते थे, 30% पहले देते थे, फिर 30% देते थे, फिर 40% का पैसा देते थे। उसको हमने 4 स्लैबों में कर दिया है। पहले हम 15% पैसा ही देंगे, सेकंड केस में भी 15% देंगे, थर्ड केस में जब वो नौकरियां लगाना शुरू करेगा तब उसको 40%, और जितनी नौकरी बच्चों की लगाएगा उसके हिसाब से उसको स्किल पैसा मिलेगा और परसेंटेज उतना ही उसको मिलेगा। ये चेंज था। सेकंड जो हम सबसे बड़ी योजना लाए हैं पशुपालकों को राहत देने के लिए, वो हम अपने भूसे पे और सैलेज पे सब्सिडी लेके आए हैं। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और कैबिनेट के समस्त सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमने मुख्यमंत्री घसियारी योजना के अंतर्गत कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो 75% की सब्सिडी देती थी, जबकि पशुपालन विभाग और डेयरी विभाग वही सब्सिडी 50% पे पशुपालकों को देता था। हमारे डेयरी विभाग में लगभग 52,000 पशुपालक जुड़े हुए हैं और हमारे पशुपालन विभाग से लगभग 13,000 पशुपालक जुड़े हैं। तो हमने उनको राहत देने के लिए उसको सब्सिडी को 75% करवाया है। सेम सब्सिडी रहेगी। नोडल एजेंसी सब्सिडी वितरण करने के लिए, ताकि डुप्लीकेसी ना हो तीनों विभाग में, नोडल एजेंसी अब जो है वो हमारी दुग्ध विकास होगा, वही पशुपालन को और वही कोऑपरेटिव को पैसा आवंटन हमको होगा और हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि कोई भी डुप्लीकेसी ना हो। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तारिक अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी तारिक, उत्तराखंड में जिस तरीके से मंत्रिमंडल की बैठक जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, एक बार पूरी अपडेट। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कैबिनेट बैठक में कुल 26 प्रस्ताव आए थे, जिनमें से 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी और सबसे जो इसमें अहम प्रस्ताव था वो धर्मांतरण को लेकर जो प्रस्ताव इसमें पास हुआ है वो है, क्योंकि मैं आपको बता दूं अब यूपी से भी सख्त यहाँ पर जो है उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून हो जाएगा, यानी गैर जमानती ये कानून हो जाएगा। इस मामले में किसी को भी जमानत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा सबसे अहम जो फैसला कैबिनेट का है वो हाईकोर्ट शिफ्ट करने का है। नैनीताल हाईकोर्ट को जो है हल्द्वानी में शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा कई और अहम ऐसे फैसले हैं जिन पर कैबिनेट की मोहर लगी है। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि 25 जो प्रस्ताव रखे थे, माफ कीजिएगा 26 प्रस्ताव रखे थे, उसमें से 25 पर मुहर लग गई। तो एक बार ये जो प्रस्ताव पास हुए हैं, एक बार इस पर पूरी जानकारी आप हमें दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, धर्मांतरण कानून जो है वो सख्त होगा। इसमें 10 साल की सजा होगी। इसके अलावा नैनीताल हाईकोर्ट जो है हल्द्वानी शिफ्ट करने पर जो है सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इसके अलावा पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत सरकार ने दी है और यहाँ पर सब्सिडी बढ़ाई गई है। भूसे और साइलेज पर जो है सब्सिडी बढ़ाई गई है। कौशल विकास केंद्र संचालकों को भुगतान के जो नियम है वो बदल दिए गए हैं। अब 3 नहीं बल्कि 4 किस्तों में जो है संचालकों को प्रशिक्षण भुगतान दिया जाएगा। इसके अलावा
सहकारिता की तर्ज पर दुग्ध विकास विभाग की जो है 75% जो है सब्सिडी देगा, जबकि यह तक 50% मिलती थी। इसके अलावा दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52,000 पशुपालकों को इसका जो है लाभ मिलेगा। इसके अलावा कई ऐसे कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए हैं जिसका सीधा सरोकार जो है वो जनता से है। जी तारिक अंसारी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। आज हुए धामी कैबिनेट में पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि आपको बता दें कि जिस तरीके से यूकेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में घोटाला हुआ है, मानकों की अनदेखी हुई है और इस मामले में जो गिरफ्तारी हुई है आज वो जेल के बाहर है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने आवाज उठाई थी और उसकी जांच माननीय न्यायाधीश की निगरानी में की जा रही है। उन्होंने दूसरा मामला अंकिता हत्याकांड का उठाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने अभियुक्तों को बचाने का प्रयास किया, साक्ष्य मिटाए गए हैं। इसके मायने भी सरकार ने जानबूझकर अभियुक्तों को बचाने का काम कर रही है। वहीं अन्य मामलों को लेकर यशपाल आर्य ने सवाल उठाया है। तरह की स्ट्रेटजी है सत्र को लेकर? देखिए, अनुपूरक बजट प्रस्तुत होना है और इस सत्र का हम जो आज के ज्वलंत प्रश्न हैं, जिस तरह से अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में भर्ती में घोटाला हुआ है, अन्य संस्थाओं में भी नियमों के विपरीत भर्तियां की गई हैं, मानकों की अनदेखी की गई है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, सरकार की लचर पैरवी की वजह से आज वो जेल से बाहर हैं। तब भी हमने कहा था कि इसकी जांच माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निगरानी में सीबीआई करे। सरकार की नीयत साफ होती, सरकार ईमानदार होती, तो निश्चित रूप से इस मामले को सीबीआई को सौंपना चाहिए था। और दूसरा मामला अंकिता हत्याकांड है, जिसमें सरकार ने निश्चित रूप से अभियुक्तों का बचाने का प्रयास किया। जिस तरह से साक्ष्य मिटाए गए, सबूतों को मिटाया गया और आज भी अंकिता हत्याकांड में जो साक्ष्य प्राप्त होने चाहिए, आज वो भी नहीं मिल पाए हैं। तो इसके मायने ये हैं कि सरकार जानबूझकर अभियुक्तों को बचाने का काम कर रही है। देहरादून के काशीपुर पहुंचे जिला अध्यक्ष गुंजन सुखेजा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सैकड़ों मोटरसाइकिलों और दर्जनों कारों के काफिले के साथ ढोल नगाड़ों की आवाज पर नाचते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश दिखाते हुए उनका स्वागत किया गया। उसके बाद पाजपुर रोड स्थित रिपोर्ट्स में कार्यक्रम आयोजित कर नवनियुक्त अध्यक्ष गुंजन सुखेजा को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं जिलाध्यक्ष ने सभी पार्टी का आभार व्यक्त किया और कहा कि पार्टी के लोगों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे बखूबी निभाएंगे और वही पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाएंगे। जिले में कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि जो भी मामला सामने आ रहा है उसे तुरंत सुलझा दिया जाएगा। देखिए, हमारी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को साथ लेते हुए और उनका सहयोग करते हुए और सबको साथ लेते हुए अपने पुराने जो भी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको भी साथ देते हुए और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाने का कार्य करूँगा। और आने वाले चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी विजय इस पूरे काशीपुर जिले में प्राप्त करेगी। देखिए, कानून व्यवस्था जो है
लगातार अगर कोई मामला यहाँ पर हो रहा है तो उसे सुलझाया जा रहा है। और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री खुद हर जिले की क्या मुझे लगता है हर शहर की, हर कस्बे की, हर गांव तक की मॉनिटरिंग वो करते हैं वहाँ पर बैठ के। और अगर कहीं कोई कानून व्यवस्था को लेकर दिक्कत है तो सुधार किया जाएगा। उनसे मिला था, जब मुझे पता लगा तो मैं उनसे मिलने गया था और मैंने उनको अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करी है और उनको विश्वास दिलाया है कि जो अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। ज्योतिषपीठ की गद्दी पर विराजमान करने के बाद पहली बार शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर अपने हरिद्वार के कनखट स्थित मठ पहुंचे। इस मौके पर बड़ी संख्या में साधु संतों और शंकराचार्यों ने की अनुयायी में उनका जोरदार स्वागत किया गया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर नंद ने शंकराचार्य परिषद पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसी संगठन का नाम केवल शंकराचार्य परिषद रख लेने से ही शंकराचार्य परिषद नहीं बन जाता है। इसी के लिए इस परिषद में किसी शंकराचार्य का होना जरूरी है। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने अब सीएम धामी का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ रखा है, उसी तरह से अब जौली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम भी शंकराचार्य एयरपोर्ट रख दिया जाए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद अपनी ज्योतिष पीठ पर जा रहे हैं और मंगलवार को वे हरिद्वार के लिए प्रवास करेंगे। नहीं मानने के लिए या मानने के लिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है। हमारे यहाँ देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, बहुत बड़ा पद है, भारत का प्रथम नागरिक बनता है। उसके चुनाव में भी उसके विरोध में लोग वोट देते हैं, हजारों लाखों की संख्या में उसके विरोध में वोट पड़ते हैं। तो इसका क्या मतलब है? वो राष्ट्रपति नहीं बनता। तो कुछ लोगों का मन नहीं है, वो नहीं मानते तो ठीक है, लेकिन देश में ये व्यवस्था है कि जो अर्ह लोग हैं, जिनके द्वारा पदस्थापना होती है, जिनके मानने का या ना मानने का मतलब होता है, वो तो मान ही रहे हैं। राज्य सरकार के सामने हम लोग अपनी बात रख रहे हैं। अब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में फिर से हम इस बात को और गंभीरता से रखेंगे कि भगवान शंकराचार्य जी का अनुपम योगदान है इस प्रदेश के लिए। इसलिए उनके नाम पर ये एयरपोर्ट का नाम कर देना चाहिए पुराने समय से। तो फिलहाल अपने उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।